हुनैन भी नाश्ते की मेज पर आ गया और सब कलेजी खाने लगे। हुनैन ने मारिया को कहा, चलो मैं जाते हुए तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें? तो वो फौरन राजी हो गई। वहां से हुनैन फैक्ट्री आ गया। कुछ लम्हों के लिए वो अपना दर्द भुला बैठा था, मगर हरीम की बातों की कसक अब भी उसके दिल में चुभ रही थी। उसने अपने काम पर भरपूर तवज्जो देना शुरू की। इधर हरीम और फवाद में कुर्बतें रोज बरोज बढ़ती ही जा रही थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। ना कोई बड़ी आपा के यहाँ से मंसूर साहब के यहाँ गया, ना कोई वहां से यहाँ आया। हरीम को भी हुनैन की कमी कभी कभी बहुत शिद्दत से महसूस होती थी। कैसे वो एक कॉल करती थी और हुनैन सब छोड़ छाड़ कर उसके पास मौजूद होता था, और आज उसे छोटे छोटे काम भी खुद करने पड़ रहे थे। मारिया ने ऐसे वक्त में हुनैन का खूब साथ दिया। वो अक्सर मगरिब के बाद खाला के घर आ जाती और ऐसे ही बातें बनाती रहती। एक दिन मारिया ने हुनैन से पूछ ही लिया कि अब आगे क्या इरादा है। हुनैन जो कमरे में लेटा मेहदी साहब की गजलें सुन रहा था, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे, दिलों की उलझनें बढ़ती ही जाएंगी अगर कुछ फासले कम न होंगे, चौंक कर उठ बैठा। हंसते हुए गाना बंद किया और पूछा, किस बारे में जनाब? मारिया हंसते हुए, उस ही बारे में जो मेहदी साहब कह रहे हैं। हुनैन मुस्कुराते हुए, मुझसे मत पूछ शहरे वफा का रास्ता, मैं खुद उसे ढूंढते बर्बाद हो गया हूँ। मारिया, ओहो वाह वाह, लगता है अब तो शायरी में वजन आ गया है। हुनैन मुस्कुराते हुए, दिल के छालों को कोई शेर कहे परवाह नहीं, बुरा तो तब लगता है जब कोई वाह वाह करता है। मारिया झुंझलाहट से, ओहो अब बस भी करो, देवदास आगे बढ़ो, मिट्टी पाओ। इस तरह 3 महीने और गुजर गए। उधर हरीम और फवाद में पींगें बढ़ती ही जा रही थीं। रात को अक्सर वो फोन पर रोमानवी बातें करते। आज हरीम ने एक जिद ठान ली थी, देखो फवाद, अब तुम्हें अपने घर वालों को भेजना होगा। मेरे लिए अब बहुत मुश्किल है अपने घर वालों को संभालना। मेरे बाबा ने आज तक भी मुझसे बात नहीं की तब से। फवाद बात टालते हुए, हाँ हाँ बस थोड़ा सेटल हो जाऊं फिर भेज दूंगा यार, तुम प्लीज कैमरा ऑन करो ना, बहुत दिल चाह रहा है। हरीम, नहीं तो नहीं, तुम जब तक अपने घर वालों को नहीं भेजते ना मैं कुछ दिखाऊंगी ना मिलूंगी। हुनैन अपने कैबिन में बैठा अपने काम में मसरूफ था कि पियोन ने आकर बताया कि GM साहब ने बुलवाया है आपको। हुनैन सब काम छोड़कर उठा और घबराते हुए GM साहब के कैबिन का दरवाजा खटखटाया। मे आई कम इन सर? GM साहब, ओ हुनैन, आए अंदर आए, बैठें। हुनैन, शुक्रिया सर, और कुर्सी खींचते हुए बैठ गया। GM, हुनैन एक बात है जो आपसे करनी है। जी सर बताएं। दरअसल आपको अपना कैबिन छोड़ना पड़ेगा। हुनैन घबराते हुए, जी सर, कोई गलती हुई है मुझसे? आई एम सॉरी सर। GM हंसते हुए, अरे नहीं नहीं, आपको सब्तीन साहब की जगह पर नया परचेज मैनेजर बनाया जा रहा है, आपकी तरक्की हो गई है। और हाँ, ये गाड़ी की चाबी है, कल से आप सब्तीन साहब के कमरे में बैठेंगे। हुनैन खुशी से, बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं कोशिश करूंगा कि आपके एतमाद पर पूरा उतरूं। अरे शुक्रिया की क्या बात है, पिछले 3 महीने से आपकी प्रोग्रेस बहुत कमाल की रही है, जिसकी वजह से आपकी प्रमोशन हुई है। हुनैन वापस अपने कैबिन में आया और तमाम काम समेटने लगा। उसने अपने असिस्टेंट को सब चार्ज दिया और शाम को पार्किंग में खड़ी नई गाड़ी पर घर के लिए निकल गया। गली में पहुंचकर उसने गाड़ी अपने दरवाजे के सामने लगाई और जोर जोर से हार्न देने लगा। उसकी बहन और वालदा हार्न सुनकर दरवाजे पर आई तो ये देखकर हैरान रह गईं कि हुनैन गाड़ी की सीट पर बैठा है। उसकी बहन भागती हुई आई, ओहो किसकी गाड़ी ले आई भाई? हुनैन गाड़ी से उतरते हुए चाबी उंगली में घुमाते हुए, किसकी क्या मतलब, अपनी है? छोटी को तो यकीन ही नहीं आया, दोनों हाथ गालों पर रखकर उछली, हाय अल्लाह सच्ची? हुनैन ने आगे बढ़कर झुका और अम्मी को सलाम किया।
अम्मी मुबारक हो, मेरी तरक्की हो गई है, तनख्वाह भी बढ़ गई है और गाड़ी भी मिली है। हुनैन की वालिदा खुश होते हुए, शुक्र है मेरे मालिक का, अल्लाह तुम्हें और कामयाब करे बेटा। हुनैन चले आए, आपको घुमा कर लाता हूँ। हुनैन की वालिदा, अच्छा रुको, चादर पहना हूं मैं। छोटी भी झट से दरवाजा खोलकर पीछे बैठ गई। ओहो, तुम क्यों बेकार में फ्री हो रही हो? तुम्हें थोड़ी घुमाने का कहा है, चलो उतरो। वो मजाक में उसे छेड़ रहा था। छोटी बहन जुबान चढ़ाते हुए, जी नहीं, मैं नहीं उतरना, मैं भी चलूंगी। इतने में हुनैन की अम्मी भी चादर ओढ़ कर आ गई। हुनैन ने अगला दरवाजा खोला और अम्मी को बिठाया, फिर ड्राइविंग सीट से आकर बैठ गया। जी तो जनाब, कहाँ जाना चाहेंगे आप लोग? हुनैन की वालदा ने कहा, ऐसा करो सादका के यहाँ ले लो। हुनैन ने गाड़ी घुमाई और सादका खाला, जो के 2 गली के फासले पर ही रहती थी, वहां ले गया। उसने गाड़ी पार्क की और गाड़ी से उतरकर खाला के दरवाजे पर दस्तक दी। मारिया ने दरवाजा खोला तो सामने हुनैन को खड़ा पाकर तो जैसे उसके होश ही उड़ गए। आज हमारे गरीब खाने पर? इतने में हुनैन के पीछे से बड़ी आपा बरामद हुई। उसने सटपटाते हुए सलाम किया और सब अंदर आ गए। सादका, अस्सलाम वालेकुम आपा, क्या हाल है? मुझे फोन करके बुलवा लिया होता। इतना पैदल चलकर आई होंगी, अब घुटने दर्द करेंगे। हुनैन की छोटी बहन इतराते हुए बोली, जी नहीं खाला, पैदल नहीं आए, भाई की गाड़ी में आए हैं। सादका, ओ अच्छा, नई खरीदी है, मुबारक हो। हुनैन, अरे नहीं खाला, वो ऑफिस वालों ने दी है, तरक्की हो गई है मेरी। मारिया उसको तंग करते हुए, लगता है खूब रिश्वत खिलाई होगी, और उसकी छोटी बहन के हाथ पर ताली मारी और वो दोनों हंसने लगे। हुनैन, खाला लगता है कुछ जल रहा है, बड़ी बदबू आ रही है। मारिया जुबान चढ़ाते हुए, जी नहीं, जले मेरे दुश्मन। सादका, अब बस भी करो तुम लोग, अब खाना खा कर ही जाना, मैं बिरयानी चढ़ा देती हूँ। और दोनों बहनें कमरे की तरफ चली गईं। मारिया, अच्छा अब चलो, ट्रीट तो दो। हुनैन, क्यों, मैंने तो रिश्वत खिलाकर तरक्की की है ना, तो ट्रीट कैसी? मारिया, तंग मत करो, चलो आइसक्रीम ही खिला दो। हुनैन की छोटी बहन भी उछलने लगी। आइसक्रीम आइसक्रीम। हुनैन उठते हुए, अच्छा चलो चलते हैं। उधर हरीम को शदीद कोफत आ रही थी। उसकी अम्मी ने कहा था कि जाकर बाजार से कुछ सामान ले आओ। इस वक्त से हुनैन बहुत याद आ रहा था, क्योंकि अगर वो होता तो एक कॉल पर आ जाता और सब ला कर दे देता। हरीम दुकान पर खड़ी सौदा ले रही थी, तभी सामने खड़ी गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और हुनैन ने हाथ बढ़ाकर आइसक्रीम वाले को पैसे दिए और 3 आइसक्रीम कोन्स अंदर लीं। हरीम पहले तो हुनैन के पास गाड़ी देखकर हैरान थी, फिर मारिया को आगे सीट पर बैठा देखकर ना जाने क्यों उसे जलन सी महसूस हुई। वो हुनैन जो उसके लिए दीवाना था, आज उसके सामने किसी और लड़की को अगली सीट पर बिठाए घूम रहा था। गाड़ी रिवर्स करते हुए हुनैन की नजर हरीम पर पड़ी। उसने एक नजर से उसे देखा और फिर अनजान बनते हुए शीशा ऊपर किया और उसके सामने से गाड़ी दौड़ाता हुआ निकल गया। हरीम को शदीद झटका महसूस हुआ। खैर, उसने सौदा लिया और घर के लिए निकल गई। हुनैन थोड़ा उदास जरूर था, मगर वो सबकी खुशी में कोई रखना नहीं डालना चाहता था, तो वो सबके साथ मिलकर आइसक्रीम खाने लगा। सब घर आए और अपनी खाला और अम्मी के लिए लाई हुई आइसक्रीम उसने मारिया को पकड़वा दी। खुद सहन में पड़ी चारपाई पर लेट गया। मारिया और हुनैन की छोटी बहन भी करीब पड़े मूड़ों पर बैठ गए। हुनैन, और अब तो खुश होना। मारिया, जी नहीं, कंजूस, सस्ते में छूट गए तुम। हुनैन, चलो कोई नहीं, कभी डिनर भी करा देंगे गरीबों। मारिया, खुद होगे मंगते गरीब, हमें नहीं खाना ऐसा डिनर, हाँ? हुनैन उसकी अदा पर दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। वो सब मस्तियों में मसरूफ थे कि सादका खाला ने आवाज लगाई, चलो चलो सब मेज पर आ जाओ, खाना लग गया है। हुनैन जल्दी से उठा और कुर्सी खींचकर बैठ गया। क्या खुशबू है खाला, आपके हाथ की बिरयानी की तो बात ही कुछ और है। उसे भी कुछ सिखाएं, उसने मारिया की तरफ देखते हुए इस शरारत से कहा। मारिया, खाला,
पहले इसे तो सिखाएं, बगैर हाथ धोए खाने बैठ गया, बुक्कड़ कहेगा। साद का मारिया को आंखें दिखाते हुए, हाँ हाँ जुबान संभालो लड़की। हुनैन, रहने दे खाला, अक्ल कहाँ है इसे, वैसे भी शेर हाथ नहीं धोते, उसने डिश से बिरयानी प्लेट में डालते हुए कहा। मारिया और हुनैन अब काफी करीब आ चुके थे। हुनैन के दिल से हरीम अब बिल्कुल उतर चुकी थी। मारिया ने उसके दिल में और जिंदगी में अपनी मोहब्बत से एक मुकाम बना ही लिया था। फिर एक दिन हुनैन ने मारिया को रात 12 बजे कॉल मिलाई। मारिया जो ख्वाबे खरगोश के मजे ले रही थी, मोबाइल की वाइब्रेशन से उठी तो उसकी नींद इतनी गहरी थी कि उसकी राल टपक रही थी। उसने एक हाथ से राल साफ की और फोन नींद में ही उठाकर कान पर लगाया। हेलो, हुनैन ने भी जवाब में कहा हेलो। मारिया नींद में आधी आंखें खोलते हुए, कौन? हुनैन गुस्से से, मारिया की बच्ची, सोने में तुम्हारा भी कोई सानी नहीं है वैसे। हुनैन की आवाज सुनकर जैसे नींद अचानक कहीं उड़न छू हो गई। ओह हुनैन, सब ठीक तो है? इतनी रात में? वो अचानक बिस्तर से उठकर बैठ गई। हुनैन, हाँ सब खैरियत है, बस एक बात कहना थी, सोचा तुम्हें बता दूं। मारिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हाँ हाँ कहो। आई? हाँ आई। अब समझ भी जाओ यार, इतनी भी डम नहीं हो। मारिया अनजान बनते हुए, क्या समझ जाऊं? हुनैन, खुलकर बताओ। भाड़ में जाओ, कुछ नहीं। मारिया हंसते हुए, अच्छा बाबा अच्छा, तो सुनो, लव यू टू, और एक जोरदार आवाज से कहा। हुनैन, बड़ी बेशर्म हो बाय गॉड। मारिया, अब क्या करें, दुल्हा इतना शर्मीला हो कि लव यू भी ना कह सके तो खुद ही सब करना पड़ता है। हुनैन जो मानी अंदाज में बोला, सब कुछ खुद ही कर लोगी? मारिया मुस्कुराने लगी, उसके गाल शर्म से लाल हो चुके थे। ये तो तुम पर मुनहसर है ना। हुनैन, चलो फिर मैं रखता हूँ, सुबह ऑफिस भी जाना है। मारिया, क्या यार, इतनी अच्छी नींद से मुझे जगाकर अब सो रहे हो? हुनैन, सो जाओ, मैं ख्वाब में आऊंगा। मारिया हंसते हुए, हल्की आवाज में, वादा ना, आओगे? हुनैन, हाँ वादा, वैसे लव यू, बाय। मारिया फोन बंद होने पर इतनी खुश हो चुकी थी कि उसने फोन को ही सीने से लगा लिया, जैसे हुनैन से गले लग रही हो। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उधर मंसूर साहब ने सुबह नाश्ता करते हुए मिसेस मंसूर को फैसला सुनाया कि हरीम को कहो कि उस लड़के को कहो कि अपने घर वाले भेजे। मैं अब इस फर्ज से जितनी जल्दी हो सके सबकदोश होना चाहता हूँ। मिसेस मंसूर ने जी बेहतर कहा और नाश्ता करने में मसरूफ हो गईं। सुबह जब हरीम उठी तो मिसेस मंसूर ने बताया कि पापा ने कहा है कि फवाद के घर वालों को बुलवाओ। हरीम के लिए ये खबर खुशी और परेशानी दोनों की ही थी। खुश वो इसलिए थी कि पापा मान गए थे, मगर फवाद की तरफ से संजीदगी न होने की वजह से बहुत परेशान भी थी। उसने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और यूनिवर्सिटी जाने का कहकर घर से निकल गई। रास्ते में उसने फवाद को फोन मिलाया और अभी मिलने का कहा। फवाद, अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, वैसे भी यार कुछ पैसे चाहिए थे। हरीम चिल्लाते हुए, क्या यार, अभी पिछले हफ्ते तो तुमने 2000 लिए थे, अब नहीं है मेरे पास। फवाद, मूड ऑफ मत करो, मैं बस आधे घंटे में आता हूँ, फिर समझाता हूँ। फवाद ने बाइक तयशुदा कैफेटेरिया के सामने पहुंचकर एक साइड पर लगाई और उतरकर अंदर आ गया। अंदर हरीम एक जगह बैठी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। फवाद उसके सामने वाली मेज पर बैठते हुए, और जान कैसे याद किया? हरीम, फवाद, अब गौर से सुनो, तुम्हें अब अपने मामा पापा से बात करनी होगी। मेरे पापा ने कहा है कि तुम्हारे घर वालों को बुलवा लूं। फवाद समझ चुका था कि अब बात और आगे शायद नहीं बढ़ सकती। उसने कहा कि बस फिक्र ही नहीं करो, मैं बस यहाँ से जाते ही बात करता हूँ। फवाद वहां से अपने अब्बा की करियाना की छोटी सी दुकान पर पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। मशकूर साहब ने एक नज़र फवाद को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर हैरानगी से कहने लगे, अबे भैये, तू कैसे यहाँ का रास्ता भूल गया? सब खैरियत तो है? फवाद, अब्बा तुम ही तो कहते हो,
कि दुकान आ, अब आया हूं तो भी बातें सुना रहे हो। मशकूर साहब, देख भाई, मैं हूं बनिया, ग्राहक उधारी लेने आया है कि नगद, हमें टोपी मत पहना, ये सब ना अपनी अम्मा को सुनाया कर। फवाद, अब्बा वैसे एक बात तो है। मशकूर साहब, अब आया ना तो मतलब पर। फवाद, अब्बा मैं क्या सोच रहा हूँ, कब तक ये छोटी सी करियाने की दुकान चलाओगे? तुम्हारा दिल नहीं करता कि हमारा भी सुपर स्टोर हो? मशकूर साहब, देख भाई, दिल का क्या है, दिल तो हमारा चाहता है कि तू भी कुछ काम धंधा करे, मगर दिल की हर मुराद पूरी थोड़ी होती है। फवाद, ओहो अब्बा, मैं हूं ना, मैं खुलवा कर दूंगा ना आपको। मशकूर साहब, एक पान तो खिला नहीं सकता और सुपर स्टोर खिलवा कर देगा। फवाद, अब्बा बात तो सुनो, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, उसके अब्बा की ना अपनी फैक्ट्री है, अमीर पार्टी है अब्बा। मशकूर साहब, अबे तुझे कोई गलतफहमी हो गई होगी, तुझे कोई फकीर भी बेटी ना दे, फैक्ट्री का मालिक कहाँ से देगा? फवाद, अब्बा तुम तो ना बस हमेशा मुझे ऐसे ही समझना, मैं कह रहा हूं तो मतलब सब पक्का है ना? मशकूर साहब खुश होते हुए, अच्छा ये तो फिर बड़ी खुशी की बात है। अच्छा तू थोड़ा तफसील से बता मेरे को। फवाद, अब्बा लड़की बहुत अमीर पार्टी है और इकलौती भी, उसके अब्बा की ना रबड़ की फैक्ट्री है। मशकूर साहब, वाह मेरे बच्चे, जिंदगी में पहला कोई ढंग का काम किया है तूने, चल ये खबर तेरी अम्मा को भी सुनाए। और दोनों निकल गए दुकान बंद करके घर की तरफ। फवाद ने हरीम को फोन करके खुशखबरी सुनाई कि मैंने घर वालों से बात कर ली है, बताओ अब आगे क्या करना है। हरीम खुशी से उछलते हुए, हाय मेरे हीरो, चलो मैं ये खबर मम्मा को सुनाती हूँ, फिर बताती हूँ क्या करना है। हरीम ने फोन बंद किया और सीधा अपनी अम्मी के कमरे में गई तो मिसेस मंसूर दोपहर की नींद लेने में मसरूफ थीं। हरीम, अम्मी अम्मी बहुत अच्छी खबर है। हरीम खुशी से उछलते हुए, मिसेस मंसूर, क्या हो गया मेरी शहजादी को? अम्मी, वो फवाद के घर वाले रिश्ता लेकर आना चाहते हैं, क्या कहूँ उनसे? कुछ मत कहो, पहले मुझे शाम में तुम्हारे पापा से बात करने दो। शाम में मंसूर साहब घर में दाखिल हुए तो मिसेस मंसूर ने उनके हाथ से ब्रीफ केस लेते हुए उन्हें पानी पेश किया। मंसूर साहब, खैर तो है, आज बहुत ख्याल किया जा रहा है। मिसेस मंसूर, हम तो हमेशा से ही आपका ख्याल रखते आए हैं, वैसे वो हरीम के हवाले से बात करना थी। हरीम का नाम सुनते ही मंसूर साहब के चेहरे पर फिर नागवारी के तासरात नुमाया हुए। वो आज तक भी उसको माफ नहीं कर पाए थे। उनकी बेटी जो उनकी गरूर थी, उसने उनका सर उनके खानदान में झुका दिया था। मिसेस मंसूर, अब माफ भी कर दें उसे, उस लड़के के घर वाले आना चाह रहे हैं। मंसूर साहब, बुलवा लो उनको इस इतवार में, मैं भी बस जल्द ही ये काम निपटाना चाहता हूँ। मिसेस मंसूर, जी जैसा आप कहें। मशकूर साहब, हाँ भाई, कहाँ तक पहुंची तेरी माशूकी, कब चलना है फिर? फवाद, जी अब्बा बस पता करता हूं मैं। मशकूर साहब, देख भाई, जहेज की बात पहले कर लेना, वरना सर सलामत तो सहरे हजार, समझ रहा है ना? फवाद, अब्बा इसकी तुम फिक्र ही ना करो, बस तुम देखते जाओ। मशकूर साहब, ये की ना तूने मेरे बच्चे वाली बात? रात को हरीम ने फवाद को फोन पर बताया कि बाबा ने कहा है इस इतवार आ जाओ तुम लोग। फवाद, ठीक है, हम शाम तक पहुंच जाएंगे, अब तो कैमरा ऑन करो यार। हरीम, एक तो तुम नहीं सुधरोगे, अच्छा रुको 1 मिनट। और फिर भाग कर जाकर उसने दरवाजा बंद किया और कैमरे में फवाद को अपने दीदार करवाने लगी। इतवार वाले दिन शाम को फवाद लोग रिक्शा में बैठकर पहुंच गए हरीम के घर। मंसूर साहब ने उन्हें अंदर लाकर ड्राइंग रूम में बिठाया। मंसूर साहब, जी तो मशकूर साहब, क्या काम करते हैं आप? मशकूर साहब, भाई यूं है कि हमारा अपना करियाने का काम है। फवाद जल्दी से दरमियान में बोलते हुए, अंकल वो दरअसल जनरल स्टोर है अपना। मशकूर साहब, जी जी वही,
मंसूर साहब, चलें, ये तो अच्छी बात है। और फवाद, कितना पढ़े हो बेटा? फवाद, अंकल बस बीकॉम कर रहा हूँ। ओह अच्छा। मंसूर साहब दिल में सोचने लगे कि हीरा छोड़कर पत्थर चुना है मेरी बेटी ने, मगर वो बेचारे भी बेटी के आगे मजबूर थे। खैर, रिश्ता तय हो गया और 1 महीने बाद की तारीख मुकर्रर हुई निकाह की। सबने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और फवाद लोग वापस आ गए। मंसूर साहब अभी भी अपने कमरे में परेशान बैठे थे। मिसेस मंसूर चाय लेकर अंदर दाखिल होते हुए, क्या बात है, आप बहुत परेशान हैं जब से फवाद के घर वालों से मिले हैं? मंसूर साहब, पता नहीं, मगर मुझे वो लोग कुछ समझ नहीं आए। कहाँ हुनैन, कहाँ वो फवाद। मेरी बेटी को वाकई खरे खोटे की पहचान नहीं है। मिसेस मंसूर, ये डर तो हर बाप को ही होता है। आप फिक्र ना करें, सब बेहतर होगा। मशकूर साहब, देख भाई फवाद, ये याद रख, जहेज के बारे में तू खुद उस लड़की से बात कर ले, वरना मैं उसके अब्बा से बात करूंगा। फवाद, अरे अब्बा, तुम बिना बनाया काम मत बिगाड़ देना, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। फवाद अपनी आदत के मुताबिक उस बात को भी टाल गया। इधर शादी के कार्ड छप कर आ चुके थे। इतवार का दिन था। मंसूर साहब ने गाड़ी निकाली और धड़कते दिल के साथ आपा के घर की तरफ निकल गए। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने झिझकते हुए दस्तक दी। हुनैन ने दरवाज़ा खोला और झुककर अदब से मामू को सलाम किया। आए मामू, अंदर आए। हुनैन बड़े पुरजोश अंदाज में उन्हें अंदर लेकर आया। बड़ी आपा, जो सहन में चारपाई पर ही बैठी थीं, उठकर भाई से लिपट गईं। हाय मेरा भाई, आओ बैठो। मंसूर, वो उनका हाथ पकड़कर अंदर लाने लगी। मंसूर का दिल जज्बात और शर्मिंदगी से भर आया। मुझे माफ कर दें आपा। वो हाथ जोड़कर आपा के सामने झुक गया और बिलक बिलक कर रोने लगा। बड़ी आपा, अरे मेरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो? माफी कैसी? चलो अंदर आओ। हुनैन, जाओ बेटा, मामू के लिए पानी लाओ। हुनैन भागा भागा किचन में गया और पानी लेकर आ गया। मंसूर साहब, बाजी, हरीम की शादी तय कर दी है। पहला कार्ड आपके यहाँ ही लाया हूँ। अरे वाह, मुबारक हो भाई, बहुत अक्लमंदी दिखाई तुमने। बच्ची की रजामंदी में खुश होना ही बेहतर था। इतने में हुनैन ने भी कहा, मुबारक हो मामू। मंसूर साहब ने उठकर हुनैन को गले लगाया और फिर वापस घर के लिए निकल गए। हरीम की शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी। हुनैन भी मामू की मदद में लगा हुआ था, मगर उसने एक बार भी हरीम की तरफ न नजर उठाकर देखा, न बात की। शायद वो उसे कहीं पीछे छोड़कर आगे निकल चुका था। आज हरीम की मेहंदी थी। सामान का ट्रक फवाद के घर पहुंच चुका था। मशकूर साहब सामान देखकर बहुत मायूस थे। मशकूर साहब, फवाद, ये आया है तेरे ससुराल से? लगता है तूने बात नहीं की। मैंने कहा था कि बात कर लो। देख भाई, मैं बताए देता हूं, अगर 10 लाख नहीं मिले ना तो याद रख, शादी से उठ जाएंगे हम। फवाद अभी भी बात को टाल रहा था। वो एक लाबाली सा लड़का था जो समझ रहा था कि हर चीज को टालता रहेगा। इधर सब खानदान वाले हाल पहुंचना शुरू हो चुके थे। हुनैन ने खाने के तमाम इंतजामात अपने हाथ में लिए हुए थे। हरीम का फोटोशूट चल रहा था। आज हरीम की शादी थी। मारिया, हुनैन तुम ठीक हो ना? हुनैन मारिया को देखते हुए, ओहो, आज तो गजब ढा रही हो। मारिया, शुक्रिया शुक्रिया, तुम भी तैयार हो जाओ। वो उसे छेड़ते हुए हंसी। जी मैं तैयार ही हूं, वैसे वेरी फनी। थोड़ी देर में बारात भी आ गई। सब लोगों ने फवाद और इसके घर वालों का इस्तकबाल किया। जब मंसूर साहब फवाद और मशकूर साहब को बुलाने आए कि चलें निकाह की रस्म शुरू करते हैं, ऐन उस वक्त मशकूर साहब कहने लगे, जी जी बस चलते हैं, मगर आपसे कुछ बात करना थी पहले। वो उन्हें लेकर हॉल के कोने में बने एक कमरे में ले गए। बड़ी आपा ने उन्हें इधर जाते हुए देख लिया और वो भी पीछे पीछे चल दी। मशकूर साहब, जिन्हें हर वक्त
यकीन था कि इस वक्त रकम का तकाजा करूंगा तो मंसूर साहब हर सूरत उनका मुतालबा मान जाएंगे। देखें मंसूर साहब, मैंने फवाद को कई बार कहा कि आपसे बात कर ले, मगर शायद अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। निकाह इसी सूरत में होगा जब आप 10 लाख नकद हमारे हवाले करेंगे। मंसूर साहब घबराते हुए लहजे में, ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा तो कुछ तय नहीं हुआ था। देखें, मेरा तमाम खानदान यहाँ मौजूद है, आप निकाह होने दें, हम ये सब बाद में तय कर लेंगे। मशकूर साहब। देखें जनाब, मैं हूँ बनिया, उधारी पर तो मैं किसी को सौदा ना दूं, और ये तो मेरा बेटा है, आप सोच लें। मंसूर साहब, देखें, मैं चाहूँ भी तो इतनी बड़ी रकम अदा नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे वक्त दरकार है। वो उनके सामने हाथ जोड़ने लगे। अब आवाज़ें बुलंद होना शुरू हुई तो लोगों का ध्यान भी इस तरफ आ गया। सब ही हॉल में बातें करने लगे कि निकाह क्यों नहीं हो रहा। मंसूर साहब वहां से निकले और दुल्हन के कमरे में आए, जहां मिसेस मंसूर और हरीम मौजूद थे। बड़ी आपा भी साथ साथ थीं। मंसूर साहब, वो लोग कह रहे हैं कि 10 लाख दोगे तब ही निकाह करेंगे। मंसूर साहब बेबसी की तस्वीर बने सबके सामने खड़े थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हरीम उठी और दरवाजा खोलकर बाहर निकली। फवाद, फवाद, वो चिल्लाती हुई बाहर निकली। सुना तुमने क्या कह रहे हैं तुम्हारे अब्बू? फवाद चुप अब्बा के पीछे खड़ा तमाशा देख रहा था। मशकूर साहब, चलो भाई चलो, ये कंगले लोग हैं, हमारे मुतालबात पूरे नहीं कर सकते। फवाद भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर में हॉल में एक सन्नाटा छाया हुआ था। मंसूर साहब गिड़गिड़ा कर उनको रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। हरीम भी अपनी पसंद पर आज बहुत पछता रही थी, मगर अब पछताए क्या होता जब चिड़ियां चुग गईं खेत। इतने में बड़ी आपा ने हुनैन का हाथ पकड़ा और उसे एक कोने में ले गईं। हुनैन, मेरी बात मानो, तुम निकाह कर लो हरीम से। हुनैन, ये क्या कह रही हैं अम्मी? मैं ऐसा नहीं कर सकता। मारिया जो हुनैन के करीब ही खड़ी थी, ये सुनकर हुनैन की तरफ देखने लगी कि वो क्या जवाब देता है। बड़ी आपा ने अपनी शाल उठाकर हुनैन के कदमों में रख दी। देख ले बेटा, अगर मेरा भाई बेइज्जत होता है मतलब तेरी माँ बेइज्जत होती है। हुनैन ने फौरन चादर उठाकर माँ को पहनाई। अम्मी प्लीज ऐसा मत करें, आपके लिए मेरी जान भी हाजिर है, मैं राजी हूं। हुनैन के मुंह से ये लफ्ज सुनते ही मारिया की आंख से आंसू टपका और वो फौरन मुंह मोड़कर उसे साफ करने लगी। बड़ी आपा ने मंसूर साहब को आवाज लगाई, बस भाई, अब और मिन्नत मत करो, जाने दो इन्हें। मंसूर साहब, मगर आपा, मेरी बेटी का क्या होगा? उनका गला भर आया। बड़ी आपा, अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो हुनैन निकाह के लिए तैयार है। मंसूर साहब बेयकीनी किसी सूरत में खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें कि हरीम ने आगे बढ़ते हुए कहा, मुझे मंजूर है। फवाद और मशकूर साहब लोग जो सोच रहे थे कि वो लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, मगर वो भी इस अचानक हुए अमल से बौखला गए। मगर अब कुछ हो नहीं सकता था, उन्हें वापस जाना पड़ा और हुनैन का निकाह हरीम से हो गया। मारिया दूर खड़ी भीगी आंखों से ये सब देखती रही। उसका दिल चाहा कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। इधर निकाह हुआ और हरीम हुनैन अपनी पुप्पो और छोटी ननंद के साथ घर आ गईं। वो अपने पलंग पर सिमटी बैठी थी। आने वाले लम्हों के बारे में सोचकर वो घबरा भी रही थी। वो सर पर घूंघट डाले सिमटी हुई थी। वो सोच रही थी कि हुनैन आएगा तो वो उसे अपने करीब नहीं आने देगी। कितना मरता था ना वो उस पर। उधर हुनैन को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ। वो जब से वापस आया, गाड़ी पार्क करने के बहाने बाहर निकल गया था। उसे यकायक मारिया का ख्याल आया। उसने फौरन फोन निकाला और मारिया को फोन मिलाया। मारिया ने नंबर देखा और उसकी आंखें एक दफा फिर भीग गईं। उसने फोन नहीं उठाया। थक हार कर हुनैन ने मोबाइल जेब में रखा और अंदर आ गया। उसको अपने कमरे में हरीम की मौजूदगी से शदीद खौफत हो रही थी। वो अंदर आया
और हरीम के बराबर में पड़ा तकिया उठाया और सामने पड़े सोफे पर जाकर लेट गया। हरीम ने जब देखा कि हुनैन जो उस पर जान देता था आज वो उसके सामने सजी बैठी है, फिर भी वो उसके पास से चला गया, तो उसकी अना को शदीद धचका पहुंचा। वो बिस्तर से उठी और हुनैन के पास जाकर खड़ी हो गई। हुनैन जो मुंह पर हाथ रख के लेटा था, हरीम के वजूद को महसूस करके दूसरी तरफ पलटने लगा। हरीम, क्या हुआ? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? हरीम ने गुस्से से सवाल किया। हुनैन बगैर मुंह उसकी तरफ मोड़े, मेरी मर्जी, जाओ जाकर सो जाओ। क्या मतलब? ये कैसा बर्ताव कर रहे हो तुम तो मरते थे मुझ पर, बहुत मोहब्बत करते थे। इस दफा हुनैन को गुस्सा आपे से बाहर हो गया। प्लीज दफा हो जाओ यहाँ से। तुम मोहब्बत की बात कर रही हो? अरे तुम्हें पता भी है मोहब्बत होती क्या है? तुम्हें तो बस छीनना ही सीखा है। वो इतनी जोर से चीखा कि हरीम खौफ से वापस पलंग पर जाकर लेट गई। हुनैन पूरी रात करवटें बदलता लेटा रहा। सुबह सुबह वो उठा और बगैर कुछ खाए ऑफिस के लिए निकल गया। उधर हरीम जब उठी तो हुनैन को कमरे में ना पाकर बाहर आई। उसने हुनैन की छोटी बहन से पूछा कि हुनैन कहाँ गए। वो तो पहले ही उससे चिड़ी बैठी थी, वो उसे बिल्कुल नापसंद करती थी। उसने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। बी आपा जो पलंग पर बैठी थी गुस्से से उसे डांटा कि ये क्या तमीज है भाभी से बात करने की। बेटा दरअसल वो ऑफिस गया है कुछ काम से। उधर हुनैन पूरा वक्त मारिया को कॉल मिलाता रहा मगर उसके फोन नहीं उठाया। हुनैन का घर जाने का बिल्कुल दिल नहीं था। इतने में उसके असिस्टेंट ने उसे बताया कि लाहौर में एक पार्टी से पेमेंट लेनी है तो वो आज शाम निकल जाए। हुनैन ने फौरन कहा, नहीं मैं जाऊंगा, तुम रहने दो। उसने घर फोन किया और अपनी वालिदा को बताया कि वो ऑफिस के जरूरी काम से लाहौर जा रहा है, 3 दिन बाद लौटेगा। हुनैन इन 3 दिनों तक मुसलसल मारिया को फोन मिलाता रहा मगर उसने एक बार भी उसे पलटकर जवाब नहीं दिया। इधर हरीम भी अपने घर जा चुकी थी। हुनैन वापसी के लिए ट्रेन में बैठा था कि अचानक मारिया का फोन आया। उसने झट से फोन उठाया। मारिया तुम कहाँ हो? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हूं। हुनैन ने कई सवाल एक साथ कर दिए। मारिया, हुनैन अब तुम्हें मुझे भूलना होगा, अब तुम मेरे नहीं हो सकते। हुनैन गुस्से से तकरीबन चिल्लाते हुए, आखिर तुम सब ने मुझे समझ क्या रखा है? जिसका दिल चाहे अपना ले, जब दिल चाहे छोड़ दे। मारिया, हुनैन बात को समझो, वैसे भी मैं हैदराबाद के लिए निकल गई हूं, अब चचा के यहाँ रहूंगी। मैंने मास्टर्स की पढ़ाई शुरू कर दी है। बहुत बचपना हो गया, अब मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, कोशिश करो इसे अपनाने की। ये कहते कहते मारिया की आवाज भारी हो गई। उससे रोना अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसने अल्लाह हाफिज कहा और फोन काट दिया। हुनैन, मारिया, मारिया चिल्लाता रहा मगर जब तक वो फोन रख चुकी थी। फिर उसने कई बार उस नंबर पर कॉल मिलाई मगर कोई जवाब नहीं आया। शायद मारिया ने फोन ऑफ कर दिया था। सुबह सुबह वो घर पहुंचा। उसका दिल अभी भी उस कमरे में जाने के लिए तैयार नहीं था मगर उसने हिम्मत की और अंदर चला गया। अंदर हरीम मौजूद नहीं थी। हुनैन की अम्मी ने बताया कि वो अपने घर गई है, दोपहर तक लौटेगी। हुनैन कई रातों का जागा था। हरीम कमरे में मौजूद नहीं थी तो वो बिस्तर पर लेटा और सो गया। वो काफी गहरी नींद में था जब उसे महसूस हुआ कि कोई उसके जिस्म पर मौजूद है। किसी ने उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़कर बहुत जोर से प्यार किया। उसके होंठ अभी भी हरीम के होंठों की हिद्दत महसूस कर रहे थे। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं मगर फिर हुनैन ने अपनी आंखें खोलीं और अपने ऊपर हरीम को पाया। उसके जहन में उसके अल्फाज गूंजने लगे कि ये मेरे लायक नहीं। हुनैन ने अचानक हकारत से हरीम को बिस्तर पर धक्का दिया और बाहर निकल गया। हरीम को ये जिल्लत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई और वो गुस्से में उठी और दराज खोलकर नींद की गोलियों की शीशी टटोलने लगी। उसकी आंखों में मुसलसल आंसू बह रहे थे। उसने एक शीशी उठाई, कुछ सोचा और तमाम गोलियां एक साथ निगल लीं और थोड़ी देर में
बेसुध बिस्तर पर धड़ाम से गिर गई। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। किसी काम से हुनैन की वालदा जैसे ही हुनैन के कमरे में गईं तो हरीम बिस्तर पर पड़ी थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और आंखें ऊपर को चढ़ी हुई थीं। वो परेशानी में चिल्लाने लगी, हुनैन, हुनैन। वालदा की आवाज सुनकर हुनैन जो दरवाजे पर खड़ा था अंदर की तरफ दौड़ा। अंदर का नजारा देखकर वो खुद भी थोड़ी देर के लिए कपकपा कर रह गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हरीम ऐसी हरकत भी कर सकती है। उसने भागकर हरीम को गोद में उठाया और गाड़ी की पिछली सीट में ले जाकर डाला और अस्पताल की तरफ निकल गया। हुनैन की वालदा ज़ारो कितार रो रही थी और हुनैन की बहन उन्हें दिलासा देने में लगी थी। फिर बड़ी आपा ने मंसूर साहब को फोन मिलाया। बड़ी आपा रोते हुए, मंसूर मेरे भाई। मंसूर साहब घबराते हुए, क्या हुआ आपा, आप इतनी परेशान क्यों हैं, क्यों रो रही हैं? बड़ी आपा, मंसूर मेरे भाई, वो हरीम। इतना कहकर वो फिर रोने लगी। मंसूर साहब, क्या हुआ आपा हरीम को? बड़ी आपा, भाई वो उसने कुछ खा लिया है, हुनैन उसे लेकर गया है अस्पताल। मंसूर साहब ने फोन रखा और फौरन हुनैन को फोन मिलाया। हुनैन ने गाड़ी दौड़ाते हुए सामने डैशबोर्ड पर पड़ा हुआ फोन उठाया। मंसूर साहब, हुनैन क्या हुआ हरीम को, किधर जा रहे हो? हुनैन, मामू बस अस्पताल ले जा रहा हूं, आप भी पहुंचे सिटी अस्पताल। उधर बड़ी आपा ने सादका को फोन करके सारा किस्सा सुनाया। वो भी फौरन बड़ी आपा के घर के लिए निकल गईं। वहां से सादका ने मारिया को फोन करके बताया कि हरीम अस्पताल में है, तुम जैसे भी करके वापस पहुंचो। हुनैन ने गाड़ी अस्पताल की इमरजेंसी में रोकी और जल्दी से गाड़ी से उतरकर सामने खड़े वार्ड बॉय को स्ट्रेचर लाने का कहा। हुनैन ने हरीम को उठाया और स्ट्रेचर पर डालकर तेज तेज अंदर ले जाने लगा। उसके मुंह से अभी भी झाग निकल रहा था और जिस्म झटके ले रहा था। हुनैन खुद को सबका जिम्मेदार समझ रहा था। वो उसके साथ भागते हुए कह रहा था, तुम ठीक हो जाओगी हरीम, कुछ नहीं होगा। अब वो भी परेशानी से बुरे हाल में था। डॉक्टर ने हरीम को अंदर थिएटर में लिया और दरवाजा बंद कर दिया। हुनैन बेचैनी से इधर से उधर टहलने लगा। इतने में मंसूर साहब और उनकी बीवी भी रोते धोते अस्पताल पहुंचे। हुनैन सर पकड़े एक कुर्सी पर बैठा था। मंसूर साहब, हुनैन क्या हुआ, कैसी है हरीम? वो मामू, उसने पता नहीं कुछ खा लिया है, डॉक्टर्स अंदर ले गए हैं उसे। और हुनैन की आंखें भीग गईं। इतने में हुनैन की अम्मी और सादका भी अस्पताल पहुंच चुके थे। मगरिब की अजानें शुरू होने को थीं। सब औरतें अस्पताल में मौजूद मसल्ले पर बैठकर दुआएं करने लगीं। इधर हरीम जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी थी। डॉक्टर्स अपनी सरतोड़ कोशिश कर रहे थे। मैदा तो उन्होंने वॉश कर दिया था, मगर दवाइयों का असर गुर्दों पर भी हो गया था। थोड़ी देर में दरवाज़ा खुला और हरीम को रूम में शिफ्ट किया जाने लगा। दरवाज़ा खुलते ही हुनैन डॉक्टर की तरफ दौड़ा। डॉक्टर साहब, अब कैसी है हरीम? उसने घबराए हुए लहजे में उनसे पूछा। देखें, हमने मैदा साफ तो कर दिया है, मगर दवाइयों ने गुर्दे और जिगर को भी मुतासिर किया है। अगले 24 घंटे हम इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। इनको सांस लेने में मुश्किल हो रही है, तो ऑक्सीजन से सपोर्ट देना होगी। ये अभी भी नींद बेहोशी में ही हैं। उनका पूरा होश में आना जरूरी है। बस आप दुआ करें। सबने मशवरा किया कि सबका रुकना बेहतर नहीं है, तो हुनैन ने मामू से कहा कि प्लीज आप सब जाएं, फजर तक आ जाइएगा। मैं हरीम के पास रुकना चाहता हूँ। हरीम नीम बेहोशी अपने बिस्तर पर लेटी थी। उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा था। हुनैन भी वहीं कमरे में बैठा था। उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। हरीम, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं शर्मिंदा हूं अपने बर्ताव पर। मैं सब भूल जाऊंगा, बस तुम ठीक हो जाओ। उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू जारी थे। हरीम, हुनैन की आवाज तो सुन पा रही थी, मगर ना आंखें खोल पा रही थी, ना कुछ कह पा रही थी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। मारिया अंदर दाखिल हुई। हुनैन उसे देखकर खड़ा हो गया। मारिया, देखो ना इसने क्या कर लिया।
حنین صبر کرو، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ آج میں شاید تم سے آخری بار ملنے آئی ہوں۔ دیکھو ضروری نہیں کہ سب کو محبت مل ہی جائے، ہم سب کی بہتری اس میں ہی ہے کہ تم اس رشتے کو مان لو، اسے پیار دو۔ میں یہی سمجھ کر جی لوں گی کہ تم دونوں خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں۔ حنین: ہاں ماریا، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ آج سے میں پوری کوشش کروں گا اسے خوش رکھنے کی۔ میری زندگی کا شاید یہ اختتام ہے۔ آج سے بس اس کو خوش رکھنا ہی مقصد ہوگا، مگر شاید محبت نہ کر پاؤں میں اس سے، وہ میں ہمیشہ تم سے ہی کرتا رہوں گا۔ ماریا اپنے آنسو پہنچتے ہوئے مسکرائی۔ بس یہی احساس بہت ہے میرے لیے۔ تم میرا عشق تھے، ہو اور رہو گے۔ تو کیا ہوا اگر عشق ممنوع ہے؟ اور وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ حریم جو یہ سب سن رہی تھی، اپنے آپ میں خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہی تھی۔ کیسے سب اس کے لیے قربانیاں دے رہے تھے، اور وہ تھی جو خود غرضیوں میں نہ جانے کتنے لوگوں کو ناراض کر بیٹھی تھی۔ صبح تک اسے ہوش آ چکا تھا اور وہ ڈسچارج ہو کر گھر کے لیے نکل گئی، مگر ڈاکٹر نے حنین اور منصور صاحب کو اپنے کمرے میں بلا کر بتایا کہ ویسے تو یہ بالکل ٹھیک ہیں، مگر دوائیوں نے ان کے 70% گردوں کو متاثر کر دیا ہے۔ کوشش کریں کہ کوئی انفیکشن یا پریگنینسی نہ ہو، ورنہ ممکن ہے کہ ان کا جسم اس کو برداشت نہ کر سکے۔ اگلے 6 مہینے حنین نے حریم کا خوب خیال رکھا۔ حریم بھی اب بہت بدل چکی تھی۔ ماریا بھی اکثر کال کرتی تھی اور وہ تینوں خوب باتیں کرتے تھے۔ وہ ان دونوں کی بہت پکی دوست بن چکی تھی، بلکہ حریم کی تو اور پکی دوست تھی۔ حریم کیسے بھول سکتی تھی کہ اس کے لیے اس نے کتنی بڑی قربانی دی تھی۔ ایک رات حریم نے حنین کو اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے کہا کہ حنین پلیز مجھے ماں بننا ہے۔ حنین اس کے گالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے: تم جانتی ہو نا کہ یہ ناممکن ہے، تمہارا جسم پریگنینسی برداشت نہیں کر سکتا۔ حریم: تو پھر ٹھیک ہے، میں پھر سے گولیاں کھا لیتی ہوں۔ حنین: شش، ایسی بات نہیں کرتے حریم۔ حریم: دیکھو حنین، اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، میں اتنی خود غرض نہیں ہو سکتی کہ تم کو اتنی بڑی خوشی سے محروم رکھوں، تمہیں میری قسم ہے۔ حنین اس کی ضد کے سامنے مجبور ہو گیا اور حریم پریگننٹ ہو گئی۔ پوری پریگنینسی میں وہ بہت خوش تھی۔ منصور صاحب اس کے اس فیصلے سے خوش نہیں تھے، مگر وہ ایک بار پھر اس کی ضد کے آگے مجبور تھے۔ سب لوگ آج ہسپتال میں موجود تھے۔ حنین سب سے زیادہ پریشان تھا۔ حریم نے ایک بہت پیاری بیٹی کو جنم دیا تھا، مگر اس کی خود کی حالت بہت خراب تھی۔ حریم نے سب سے پہلے ماریا سے ملنے کی خواہش کی۔ ماریا اندر گئی تو حریم نے اس کا ہاتھ پکڑا، مسکرائی اور برابر پالنے میں سوئی اپنی بیٹی کی طرف دیکھ کر کہا: اس کا اور حنین کا خیال رکھنا۔ ماریا: حریم کیسے باتیں کر رہی ہو، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ حریم: نہیں، اس دفعہ شاید میں نہ بچوں، مجھے سب پتا ہے۔ اس رات میں نے حنین اور تمہاری ساری باتیں سن لی تھیں۔ وعدہ کرو تم حنین سے نکاح کرو گی۔ اس کی سانس اکھڑنے لگی۔ ماریا: حریم بات مت کرو پلیز، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ حریم سر ہلاتے ہوئے: وعدہ کرو، اور ہاتھ آگے بڑھایا۔ ماریا نے حریم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا: میں وعدہ کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہی اچانک حریم کا ہاتھ ٹھنڈا پڑ گیا اور ماریا کے ہاتھ میں اس کی پکڑ ڈھیلی پڑ گئی۔ ماریا نے گھبرا کر اسے آوازیں دیں، مگر جب تک وہ شاید اس جہان فانی سے کوچ کر چکی تھی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ شاید وہ ایک زندگی جی کر گئی تھی۔ سب کو جب خبر ملی تو سب ہی رونے لگے۔ پھر ماریا نے حریم اور حنین کی بیٹی کو گود میں اٹھا لیا اور بعد میں حنین اور ماریا کی شادی ہو گئی۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ مورل سٹوری پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، گزارش ہے ان سے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ آپ کا مشکور ہوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔